हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम के टेस्ट नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज इस सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग लगभग 49 क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज चलो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना कि हाँ, मुझे इस क्वेश्चन से डाउट है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी वीडियो के माध्यम से, या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपका आंसर कर दूंगी। ठीक है, और अपना रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 4-5 महीने का टाइम है। तो इस दौरान आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित जीनोम संपादित चावल किस्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जीनोम संपादित चावल किस्मों के संदर्भ में 3 कथन दिया हुआ है। पूछा है कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन है, इन्हें क्रिस्पर केस एसडीएन1 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। दूसरा, इन चावल की किस्मों में असंबंधित प्रजातियों के विदेशी जीन शामिल है। इसमें कह रहा है विदेशी जीन शामिल है। तीसरा कह रहा है कि कमला और पूसा DST राइस 1 चावल की ऐसी किस्में हैं जिन्हें मौजूदा चावल की किस्मों को संशोधित करके जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित किया गया है। तो बताइए कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो दोस्तों, हालांकि ये साइंस टे का क्वेश्चन है, तो हम लोग डिटेल में जीन एडिटिंग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक को बहुत ही बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्योंकि साइंस टी का ऐसा टॉपिक होता है कि इसको हम लोग को बहुत हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आज ही सर विजन आईएएस मंथली मैगजीन पढ़ा रहे हैं। 3 बजे उनकी क्लास चलती थी, अभी फिलहाल मेरी क्लास चल रही है। तो 3 बजे उनकी मैगजीन की क्लास चलती है, विजन आईएएस मंथली। तो अभी तो उस मंथली मैगजीन को कवर करते रहिए। उसमें भी साइंस टेक के करंट अफेयर्स रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी आपका बहुत तैयार हो जाएगा। और साथ में आरजी सर ने साइंस टेक की क्लास अपने ऐप पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं बोलने लगती हूँ तो बहुत ही बोलती हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो, तो इस जीनोम संपादित चावल किस्मों के संदर्भ में जो पहला कथन है कि इन्हें क्रिस्पर केस SD1 तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि इसमें इस चावल की किस्मों में असंबंधित प्रजातियों के विदेशी जीन शामिल है, इसमें विदेशी जीन शामिल नहीं, बल्कि जो चावल की मूल जीन है उसी को एडिट करके उसी में एडिटिंग जीनोम एडिटिंग करके विकसित किया गया है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तीसरा है कि कमला पूसा DS1 चावल की ऐसी किस्में हैं जिन्हें मौजूदा चावल की किस्मों, यानी कि मौजूदा चावल की किस्मों को संशोधित करके जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कितने कथन सही हुए? तो केवल 2 कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में वैश्विक व्यापार वार्ता चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताओ। तो इसका उद्देश्य है कार्बन रिसाव को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर आयात पर कर लगाना। यानी कि कोई देश है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उस उत्पादन के दौरान कितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उस आधार पर आयात पर कर लगाया जाएगा। यानी कि मान लो जैसे कि कोई देश है, मान लो भारत है, किसी देश से वस्तु का आयात कर रहा है, तो हम लोग उस देखेंगे कि उस वस्तु के उत्पादन में कितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है। तो उस कार्बन उत्सर्जन के आधार पे हम लोग उस वस्तु के आयात पर टैक्स लगाएंगे। हालांकि ये हम लोग नहीं, ये यूरोपीय संघ द्वारा इसे पेश किया गया था 2021 में। ठीक है, और 2023 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो ये यूरोपीय संघ का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन रिसाव को रोकना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो देखो दोस्तों, जितने भी टेस्ट पेपर होंगे, मान लो सब्जेक्टिव तो है ये हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है। जैसे कि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि ये हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है। आगे भी 2 टेस्ट पेपर हिस्ट्री के ही होंगे, लेकिन साथ में आपको 15-20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हिस्ट्री का ही टेस्ट पेपर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी हैं। ओके,
तो अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। दूसरा स्टेटमेंट है मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय संकेतक शामिल है। तीसरा कह रहा है कि भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2024 में गिरावट आई है। क्या कह रहा है कि गिरावट आई है 2022 की तुलना में 2025 में एसडीआई रैंकिंग में, भारत की एसडीआई रैंकिंग में गिरावट आई है। ठीक है, अब बताओ कि कितने कथन जो है सही हैं, बताओ जरा। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया। इसका शीर्षक क्या रहा है, किस शीर्षक से ये जारी किया गया, तो अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई से। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है आप लोग को। दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक में, अच्छा ये जो सूचकांक जारी किया जाता है, ये जो रैंकिंग जारी की जाती है, किस आधार पर जारी की जाती है, इसके संकेतक क्या है, तो इसके संकेतक है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ठीक है, तो ये 3 संकेतक हैं, इन 3 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, जो SDG 3, SDG 4 और SDG 8 से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 2022 की तुलना में 2025 में गिरावट आई भारत की रैंकिंग में, तो नहीं, गलत है, भारत की रैंकिंग में बल्कि सुधार हुआ था। ओके, हम लोग अगर 2022 में इसका स्कोर देखें तो 2022 में भारत की एसडीआई रैंकिंग में स्कोर था 0.676 और 2025 में अगर हम स्कोर की बात करें तो 2025 में इसका स्कोर था 685। तो हम ये कह सकते हैं कि गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई थी रैंकिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है, यानी कितने कथन सही हुए, 2 कथन सही हुए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, चंद्रयान 5 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए इसरो और जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक मिशन है। दूसरा कह रहा है यह मिशन स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इन सीटू उपकरणों का उपयोग कर चंद्र सतह और उप सतह पर जल और जल हिम की उपस्थिति का अध्ययन करेगा। तीसरा कह रहा है कि इस मिशन के लिए इसरो लैंडर का विकास कर रहा है और जबकि जाक्सा जो है रोवर का विकास कर रहा है। तो बताओ कितने कथन सही हैं, आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों, चंद्रयान 5 मिशन के संदर्भ में अगर बात करें तो ये भारत और जापान की एक सहयोगात्मक मिशन है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करेगा। ठीक है, दूसरा है कि इस मिशन में स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इन सीटू उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इससे ये जो स्पेक्ट्रोमीटर इन सीटू उपकरण है, इसका उपयोग करके हम चंद्रमा की सतह और उप सतह पर जल और जल हिम की उपस्थिति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत जो है यानी इसरो जो है लैंडर का विकास करेगा इस मिशन में और जाक्सा जो है इस मिशन में रोवर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो कुल कितने कथन सही हुए, तो सभी 3 सही हुए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन हाल ही में समाचारों में क्यों था। इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन हाल ही में समाचारों में क्यों था, बताओ। तो प्रक्षेपण के दौरान जो है ये मिशन विफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप EOS-09 उपग्रह नष्ट हो गया था। ठीक है, इसे PSLV C61 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अच्छा, आपको इसका PDF का लिंक चाहिए तो अगर इस PDF चाहिए आपको तो PDF का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आप लोग उस कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर क्लिक करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह योजना भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है।
दूसरा कह रहा है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या है, तो भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए एक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इसे लाया गया है, या हम यही कह सकते हैं कि भारत में जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन होगा उसको प्रमाणित किया जाएगा, उसको सर्टिफाइड किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। हमेशा जब भी कोई योजना पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कि उसकी कार्यान्वयन एजेंसी या नोडल एजेंसी कौन सी है, या किस मंत्रालय द्वारा इस योजना को लाया जा रहा है, अक्सर स्टेटमेंट में दे देता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिल जाएगा। आप जिस भी माध्यम में चाहते हैं आप उस माध्यम में अपना टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट है, ये क्या है, बताओ जरा, ये कैसी रिपोर्ट है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल 301 रिपोर्ट क्या है ये? तो यह कमजोर बौद्धिक संपदा संरक्षण वाले देशों की पहचान करने वाली एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखो, दुर्लभ मृदा तत्व, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दुर्लभ मृदा तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से खनन योग्य सांद्रता में दुर्लभ है, जिससे इनका निष्कर्षण महंगा हो जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारत निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बताओ कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, हम क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका खनन आर्थिक रूप से बहुत महंगा होता है, इसका निष्कर्षण बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको दुर्लभ मृदा तत्व शब्द कहा गया है। दुर्लभ शब्द से ये मत सोचिएगा कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, पाए तो बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका निष्कर्षण बहुत महंगा होता है। इसी वजह से इसका नाम थोड़ा दुर्लभ मृदा तत्व रखा गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नाम से कि अरे दुर्लभ मृदा तत्व है तो मे बी ये बहुत दुर्लभ होगा इसकी उपस्थिति, या बहुत कम पाया जाता होगा, ऐसा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और भारत की अगर स्थिति की बात करें कि भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन की क्या कंडीशन है, तो इसमें कह रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो गलत है। अभी भारत में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पहला, दूसरा या तीसरा उत्पादक है। हाँ, भंडार की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पे आता है। अभी उत्पादन में भारत इस पे प्रयास कर रहा है कि अग्रणी बने, ठीक है, वैश्विक लेवल पे, लेकिन अभी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। लेकिन भारत भंडार की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। अगर हम बात करें कि भारत में दुर्लभ मृदा तत्व कहाँ कहाँ मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा में दुर्लभ मृदा तत्वों की उपस्थिति ज़्यादा है, यानी कि वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे केरल की जो मोनाजाइट रेत है, इस मोनाजाइट रेत में भी दुर्लभ मृदा तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है जो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स के प्रबंधन में सक्षम है। दूसरा कह रहा है यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका विकास पूर्णतः सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, पूर्णतः सरकार द्वारा किया गया है। बताइए कि कौन सा कथन सही है? और कह रहा है कि ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, क्या ये पूर्वी तट पर स्थित है या पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखो, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के संदर्भ में ये भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो नहीं, ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है, केरल के विझिंजम में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से किसने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स पर रूपरेखा विकसित करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की थी? किसने अध्यक्षता की थी? भरत खेड़ा ने की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट के संबंध में कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट की गई बीमारियों में से 10% से भी कम जूनोटिक प्रकृति की हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, न कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और दूसरा जो कह रहा है कि रिपोर्ट की गई यानी कि इस रिपोर्ट में जितनी बीमारियां रिपोर्ट की गई हैं, स्टेटमेंट में कह रहा है कि रिपोर्ट की गई बीमारियों में से 10% से भी कम जूनोटिक प्रकृति। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जितनी भी बीमारियां रिपोर्ट की गई इसमें लगभग 47% या 47% से भी ज़्यादा बीमारी जो है जूनोटिक प्रकृति की थी, न कि 10% से कम। लगभग 47% बीमारियां जो रिपोर्ट की गई थी वो जूनोटिक प्रकृति की थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। जूनोटिक मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो जानवरों के माध्यम से फैलते हैं या जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं या जानवरों से जानवरों में फैलते हैं, तो जूनोटिक प्रकृति की कहलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोस 482 मिशन लॉन्च किया था जिसका मूल उद्देश्य शुक्र ग्रह पर उतरना था? ठीक है, तो कॉस्मोस 482 मिशन लॉन्च किया गया था हाल ही में। इसका उद्देश्य था शुक्र ग्रह पर उतरना। ये किसने लॉन्च किया था इस मिशन को? बताओ। तो इस मिशन को लॉन्च किया था सोवियत संघ ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह योजना सड़क दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों के लिए 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करती है। कितना कह रहा है? 2.5 लाख रुपया 7 दिनों के अंदर, यानी कि जिस दिन दुर्घटना हुआ, दुर्घटना के बाद के पहले 7 दिन, यानी 1 हफ्ते का जो ड्यूरेशन है घटना के बाद का। इसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 यानी 1988 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है। बताइए कि कौन सा कथन सही है? बताओ। तो दोस्तों इसे जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना सड़क दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों के लिए 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करता है, तो 2.5 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान करता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है इस योजना को। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो कोझिकोड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया विस्थापन के कारणों को कि किस कारण लोग ज़्यादा विस्थापित होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाढ़ के कारण, इस रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है।
ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा कारण बाढ़ बना विस्थापन होने का। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया चक्रवात को, कि चक्रवात के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे विस्थापित हुए। तीसरा कारण बताया गया तूफान को। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, बाढ़, चक्रवात और तूफान। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए एपीओ के प्रबंध निकाय का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एपीओ के सदस्यों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। बताइए कि कौन सा कथन सही है। आंसर करिए आप लोग। तो दोस्तों, एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी। अभी हाल ही में भारत ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसके प्रबंध निकाय का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है, यानी कि 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा एशियाई उत्पादकता संगठन का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि एपीओ के सदस्यों में एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। 2025 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इंडोनेशिया ने की थी। ठीक है, इंडोनेशिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 2025 में। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, तो मे भी यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो सतर्क रहिएगा, थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलो अगला देखो। संशोधित शक्ति नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह पारदर्शिता और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए कोयला आवंटन की 8 श्रेणियों को 2 सरल विंडो से प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ये सभी विंडो के अंतर्गत कोयला लिंकेज के लिए केवल दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौते को अनिवार्य बनाती है। बताइए कि कौन सा कथन सही है। चलो बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यह पहला स्टेटमेंट आपका सही है। संशोधित शक्ति नीति 2025 के संदर्भ में कि यह पारदर्शिता और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कोयला आवंटन की 8 श्रेणियों को जो है 2 सरल विंडो से प्रतिस्थापित करती है। लेकिन इसमें जो दूसरा कह रहा है कि यह सभी विंडो के अंतर्गत कोयला लिंकेज के लिए केवल दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते को अनिवार्य बनाती है। नहीं, केवल दीर्घकालिक नहीं बल्कि अल्पकालिक विद्युत खरीद समझौते को भी अनिवार्य बनाती है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट अधिनियमित किया है। तो किस देश ने टेक इट डाउन एक्ट अधिनियमित किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है विश्व के पहले वाणिज्यिक पैमाने के ई मेथनॉल संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संयंत्र का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया और इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ई मेथनॉल का उत्पादन करना है। दूसरा कह रहा है कि संयंत्र में उत्पादित ई मेथनॉल का उपयोग मुख्य रूप से यूरोपीय रेल नेटवर्क द्वारा डीजल की खपत को कम करने के लिए किया जाएगा। बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, ई मेथनॉल संयंत्र के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका उद्घाटन डेनमार्क में किया गया है और इसका उत्पादन जो है, यानी ई मेथनॉल का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो कह रहा है कि ई मेथनॉल, जो उत्पादित ई मेथनॉल होगा, इसका उपयोग मुख्यतः यूरोपीय रेल नेटवर्क द्वारा डीजल की खपत को कम करने के लिए किया जाएगा। नहीं, इसका उपयोग जो है, इस ई मेथनॉल जो उत्पादित किया जाएगा, ई मेथनॉल, इसका प्रयोग जो है शिपिंग उद्योग में किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याला ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि याला ग्लेशियर को अपना 66% से भी अधिक भाग लुप्त हो जाने के बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि यह नेपाल की लांगटांग घाटी में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बताइए कि कौन सा कथन
सही है, बताइए। तो दोस्तों हाल ही में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इस ग्लेशियर का लगभग 66% या इससे अधिक भाग जो है लुप्त हो चुका था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और ये याला ग्लेशियर स्थित कहाँ है? तो नेपाल की लांगटांग घाटी में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बीपीएससी में बिहार पीसीएस प्री में याला ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर या फिर ये नेपाल का कौन सा ग्लेशियर जो लुप्त या मृत घोषित कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ध्यान रहेगा याला ग्लेशियर था। और अभी भी ध्यान रखना, मे भी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला देखो, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में सरापचू संरक्षण रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा नाम है कि थोड़ा दिक्कत हो रही बोलने में। सरापचू संरक्षण रिजर्व, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। दूसरा कह रहा है कि यह पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारे का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है इन दोनों उद्यानों के बीच। तीसरा कह रहा है कि यह हिम तेंदुओं के लिए उच्च घनत्व वाले आवास के रूप में कार्य करता है। बताइए कि कितने कथन सही हैं, ठीक है। चलो बताओ आप लोग। तो दोस्तों सरापचू संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में यह पहला कथन सही है कि यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बीच वन्य जीव गलियारे का निर्माण करता है, तो नहीं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये जो है किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, किब्बर नाम है, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य और चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच गलियारे का निर्माण करता है या फिर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य और चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच वन्य जीव गलियारे का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा सही है कि यह हिम तेंदुओं के लिए उच्च घनत्व वाले आवास के रूप में कार्य करता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जारी करता है? तो ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जो है कौन जारी करता है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर जारी किया जाता है। ये ट्रैक करता है मीथेन के उत्सर्जन को कि कहाँ पे कितना मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, कहाँ पे अवशोषण हो रहा है कितना, ठीक है। तो यानी ये क्या करेगा? ट्रैक करेगा मीथेन के उत्पादन और अवशोषण का, ठीक है। किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अगला देखो, अब यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म हुए। क्वेश्चन है, मैसूर शासक टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पूछा है कितने कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उन्होंने एक नया कैलेंडर, सिक्का प्रणाली और बाट माप की शुरुआत की। दूसरा कह रहा है उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के प्रति सहानुभूति दिखाई और जैकोबिन क्लब के मेंबर बन गए थे। तीसरा कथन कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अक्सर जब भी टीपू सुल्तान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा स्टेटमेंट तीसरा वाला जो दिया है, इनकी मृत्यु से संबंधित स्टेटमेंट अक्सर दे देता है कि ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी या तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, इस तरह का स्टेटमेंट देता है। चलो अब देखो, पूछा है कितने सही हैं। तो टीपू सुल्तान के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट सही है कि इनके द्वारा जो है नया कैलेंडर, सिक्का प्रणाली और बाट माप की शुरुआत हुई थी और इन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति के प्रति जो है सहानुभूति दिखाई थी और बाद में ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बन गए थे। तो पहला और दूसरा सही है। इनकी मृत्यु जो है मेरे बच्चे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी इनकी मृत्यु, तीसरे में नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है। पूछा है कितने सही है, तो भाई काउंट कर लो, 1 और 2, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल में ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में
क्वेश्चन पूछा है। पहला कह रहा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी उत्तरदायित्व के यानी बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। भाई वो शासन करेंगे लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी किसी भी काम के लिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बंगाल के नवाब के पास राजस्व और न्याय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार बना रहा। पूर्ण अधिकार बंगाल के नवाब के पास कह रहा है कि राजस्व से संबंधित अधिकार और न्याय प्रशासन से संबंधित अधिकार पर इनका पूरा अधिकार था। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि मोहम्मद रजा खान ने ब्रिटिश पर्यवेक्षण में नायब नाजीम और नायब दीवान के दोहरे पदों का कार्यभार संभाला। पूछा है कि कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी इसमें पकड़ लिए तो आप आंसर निकाल लेंगे। बताओ कि इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। गलत स्टेटमेंट दूसरा है। देखो द्वैध शासन प्रणाली में इसमें कह रहा है कि बंगाल के नवाब के पास राजस्व और न्याय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार बना रहा है। पूर्ण अधिकार कहाँ था? आंशिक अधिकार था। और राजस्व वसूली का अधिकार मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम था, प्रशासनिक काम था, जिम्मेदारी वाला काम था, बंगाल के नवाब के पास था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पूर्ण अधिकार बना रहा नहीं, आंशिक अधिकार था बस। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो एलिमिनेट कर दो, इजिली एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी निकल के आया। ठीक है। लेकिन चलो हम लोग तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो द्वैध शासन प्रणाली में आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी उत्तरदायित्व के शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस इसको जो है शासन करने का अधिकार था। जैसे मान लो आप घर में आप हो, आपको सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी काम बताना है। देखो तुमको ये काम है, तुमको वो काम है, तुमको ऐसे करना है, तुमको वैसे करना है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, पूरा एकदम आप कंट्रोल करके रखोगे सबको। लेकिन अभी उसमें से कोई एक बोल दिया कि अभी मान लो बिजली का बिल नहीं दिया गया है, कहाँ आप क्यों नहीं दिए, आपसे कोई पूछा तो कहोगे भाई मेरे से क्या मतलब है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी था भाई, ये किसी भी उत्तरदायित्व इनका मतलब उत्तरदायित्व बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनको शासन करने का अधिकार था। इतना समझ लेना इजी लैंग्वेज में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरा भी सही है कि भाई मोहम्मद रजा खान ने ब्रिटिश पर्यवेक्षण में नायब नाजीम और नायब दीवान दोनों के दोहरे पदों का कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो पहला तीसरा सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखो, ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ लोफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? तो हाफ लोफ सिस्टम जो है ये संदर्भित करता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया, बशर्ते कि वे कंपनी को निश्चित वार्षिक राजस्व अदा करें। ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत लंबा है क्वेश्चन, तो हम लोग एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ही सही हो जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें यह प्रावधान था कि भाई जमींदारों को अधिकार दिया गया कि जमींदार जो है किसानों से राजस्व की वसूली करेंगे और उसका कुछ हिस्सा जो लगभग 10/11 हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और 1/11वां हिस्सा जो है राजस्व का ये अपने पास रखेंगे। ठीक है। इसमें क्या था स्थायी बंदोबस्त में कि राजस्व एक निश्चित कर दिया गया है, इतना राजस्व हमें हर साल, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने साल पे, तो वार्षिक था, तो हर साल आप मुझे इतना राजस्व देंगे। ठीक है। इतना राजस्व मुझे हर साल आप देंगे। एक जमींदार को ये जिम्मेदारी दी गई थी। जो जमींदार हर साल निश्चित किए गए राजस्व को देता रहता था तो उसकी जमींदारी जो अधिकार था वो बना रहता था। जो नहीं देता था उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जमींदारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया था, यानी कि भूमि का स्वामी कौन होगा? जमींदार होगा। किसानों को उनका जो स्वामित्व का अधिकार था वो खत्म कर दिया गया था स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। इस
भूमि का मालिक किसको बना दिया गया था? जमींदार को। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो तब तक जमींदार जो है भूमि का मालिक बना रहता था जब तक वो कंपनी को वार्षिक राजस्व अदा करता था। जब वो राजस्व अदा करने में विफल रहता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदार को जो ये अधिकार दे दिया गया था या दिया जाता था, इस अधिकार से इसको हटा दिया जाता था, किसी अन्य जमींदार को उसकी जगह रख दिया जाता था, यानी कि उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी तब जब वो वार्षिक राजस्व अदा करने में विफल हो जाता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो तो स्थायी बंदोबस्त के तहत किसान स्वामी के स्थान पर काश्तकार बन गया। ठीक है, और उन्होंने अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार खो दिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, जैसे कि हमने आपको बताया कि किसान पहले क्या होता था, किसान अपनी भूमि का मालिक होता था, लेकिन बाद में जब ये स्थायी बंदोबस्त लाया गया तो जमींदार को किसान का मालिक बना दिया गया और किसान जो है काश्तकार बन गया। एक कृषक की तरह, एक मजदूर की तरह खेत में काम करता था और राजस्व देता था जमींदार को, जमींदार राजस्व देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखो तो कह रहा है कि मद्रास और बॉम्बे में लागू रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत सरकार ने जमींदारों के माध्यम से नहीं बल्कि किसानों यानी रैयतों से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल किया। देखो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें रैयत मतलब होता है किसान। ठीक है, यानी कि ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था इसमें जो एग्रीमेंट किया गया था डायरेक्ट किसानों से ही किया गया था, यानी डायरेक्ट रैयतों से ये एग्रीमेंट किया गया था, यानी कि जो राजस्व वसूला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डायरेक्ट किसानों से ही किया जाएगा। ये जो मध्यस्थ के रूप में जो जमींदार थे इसको हटा दिया गया बीच में से, क्योंकि ये क्या करते भाई, किसानों का ज़्यादा शोषण करते थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने में लगे रहते थे। ठीक है, इसी वजह से रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ये लाया गया कि भैया जमींदार वाले सिस्टम को हटाओ, जमींदार को बीच से हटा दो, डायरेक्ट तुम किसानों से बात करो, ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट तुम जो है किसानों से राजस्व वसूलो। तो इसी को रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया। रैयत शब्द से ही समझ लेना डायरेक्ट किसान से किया गया एग्रीमेंट या डायरेक्ट किसानों से लिया जाने वाला राजस्व। ठीक है, तो रैयत मतलब होता है किसान। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में अब पूछा है कि कितने सही हैं स्टेटमेंट, कौन सा सही है। तो मद्रास में तो बताओ, मद्रास में तो लागू था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, लेकिन बॉम्बे में नहीं। तो यहाँ पे इसी वजह से ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये जो राजस्व डायरेक्ट किसानों से वसूल किया जाता था, इतना सारा स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पे गलत हो गया, मद्रास और बॉम्बे लिखा हुआ है, बॉम्बे में नहीं लागू था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया था। तो किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया था। तो कॉर्नवालिस ने किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किन तत्वों को भारत से ब्रिटेन की ओर धन निष्कासन के घटकों के रूप में पहचाना था। ठीक है, कुछ प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ भारतीय राष्ट्रवादी जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, आरसी दत्त, इन सभी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि उन्होंने बताया कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारे या ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमारे भारत का शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, हमारे वस्तुओं को ये, हमारे रॉ मटेरियल्स को ये अपने यहाँ लेके जाते हैं, भारत से अपने देश में ब्रिटेन में लेके जाते हैं और वहाँ से विनिर्मित वस्तुएं नए वस्तुएं बनाते हैं और उस विनिर्मित वस्तुओं को भारत में ले आकर के सस्ते दामों पे बेचते हैं। इसकी वजह से भारत की जो उद्योग है, हथकरघा उद्योग या फिर स्थानीय उद्योग जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो महंगी पड़ती थी। ठीक है, जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उसकी अपेक्षा भारत की जो वस्तुएं थी वो महंगी पड़ती थी। एक तो मान लो ये कारण था ही। दूसरा ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी सैनिक थे, इन सभी का वेतन भत्ता सभी जो है भारत के पैसे से ही दिया जाता था, वेतन वगैरह। और इसके साथ ही जो विदेशी ऋण थे ये भारत के पैसे से देते थे। ठीक है, ये भारत से पैसा ले जाते थे और भारत को ही उधार देते थे। सोचो, भारत के ही पैसे को भारत के ही पैसे का प्रयोग करके भारत को ही उधार देते थे। तो कहीं न कहीं भारत के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी को धन निष्कासन सिद्धांत कहा गया। अब देखो इसमें कौन कौन से घटक थे। तो इसमें था ईस्ट इंडिया कंपनी के विदेशी ऋणों का भुगतान, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए सैन्य व्यय, विदेशी पूंजी निवेश पर गारंटीकृत प्रतिफल और कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भत्ते
वेतन भत्ते और पेंशन, ये सभी जो है धन निष्कासन के घटकों के रूप में शामिल थे। तो चारों ही करेक्ट आंसर होगा। आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलो अगला देखो। संस्थान दिया हुआ है, संस्थापक दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश प्राचीन संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन कौन सा सही सुमेलित है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। तो पहला तो आपका सही सुमेलित है, लेकिन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया था, तो तीसरा भी आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पूछा है कितने सही सुमेलित है? तो केवल एक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तियों का एक वर्ग विकसित करने के विचार का समर्थन किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, यानी मैकाले, थॉमस मैकाले। थॉमस मैकाले का ये विचार था कि भारतीयों को जो है, यानी कि कुछ ऐसे भारतीयों को आप अंग्रेजी शिक्षा दीजिए, या अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उनका ऐसा विचार था कि भाई भारतीयों को जो है अंग्रेजी में पढ़ाओ, अंग्रेजी शिक्षा दो। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जो ब्रिटेन में लोग पढ़ते हैं, भाई इन भारतीयों को भी पढ़ाओ, ताकि ये दिमाग से जो है ना, इस तरह से इनका ब्रेन वॉश कर दो कि दिमाग से अंग्रेज हो जाए। जो अंग्रेज पहनते ओढ़ते हैं, जो अंग्रेज पसंद करते हैं, जो अंग्रेज जिस धर्म का पालन करते हैं, वो सब काम जो है ये भारतीय करें। बस ये शरीर से रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन दिमाग इनका जो है इस तरह से ब्रेन वॉश कर दो कि ये अंग्रेज बन जाए दिमाग से, ताकि अंग्रेजों के हितों के अनुसार ये काम करने लगे। एक तरह से कठपुतली बना दो इनको, ताकि हमारे अनुसार ये काम करें, जो हम सोचे वो ये भारतीय करें। बस ये रंग रूप से जो है भारतीय दिखे, लेकिन दिमाग से ये अंग्रेज रहे। तो ऐसा विचार था थॉमस मैकाले का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में ब्रिटिश विलय की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश विलय की नीतियों के संदर्भ में विचार करना है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कथन एक कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांतों का प्रयोग उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए किया जाता था जहां शासक की मृत्यु पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी। दूसरा कथन है कि अवध को वर्ष 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है, बताओ। तो ब्रिटिश व्यवगत का सिद्धांत आप लोग को पता होगा कि इसमें यह कॉन्सेप्ट था कि भाई जिस राजा का कोई पुत्र या वैध पुत्र, यानी उसका खुद का पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को नहीं माना जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकारी वही होगा उस राजा का जिसका स्वयं का पुत्र होगा। ठीक है, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी वही बनेगा जो उसका खुद का पुत्र होगा। गोद लिया हुआ पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो जिन राज्यों का उत्तराधिकारी, जिस राजा या जिस शासक का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके मृत्यु के बाद, वो राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में आ जाएगा, या ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया जाएगा उन राज्यों का। ठीक है, तो यही है व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत के सिद्धांत में उन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था जिन जिन राज्यों के शासक या राजा का उत्तराधिकारी नहीं था, खुद का पुत्र उत्तराधिकारी बनने लायक, या खुद का पुत्र नहीं था, या खुद का उत्तराधिकारी नहीं था उसका, तो उन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था व्यवगत सिद्धांत के आधार पे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अवध को 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भाई इसको कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। जिससे आप देखेंगे झांसी हो गया, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, इन सभी का विलय जो है व्यवगत सिद्धांत के आधार पर हुआ था। झांसी का विलय जो है व्यवगत सिद्धांत के आधार पर हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का कोई खुद का पुत्र नहीं था उनका, उन्होंने गोद लिया हुआ था। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को विलय करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन 1 कथन 2 की व्याख्या नहीं करता है। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी दो यूरोपीय शक्तियां शामिल थी? हुगली का युद्ध कब हुआ था? 1759 में, ठीक है, 1759 ईस्वी में हुगली का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार से 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन सुरमन ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि किंग लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की। दूसरा, इसे भारत में फ्रांसीसी व्यापार पर 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। बताओ कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, पहला कथन आपका सही है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कि इसकी स्थापना जो है किंग लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने की थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसे भारत में फ्रांसीसी व्यापार पर 20 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 50 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया था। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग ना अपना स्पेक्ट्रम बुक जो है प्रॉपर रिवाइज करते रहना, प्रॉपर पढ़ते रहना। आपने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करिए। पूर्वावलोकन भी लगाते रहिएगा, क्योंकि अभी पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी के पहले ही पीसीएस का एग्जाम हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस का एग्जाम यूपीएससी के पहले ही होगा। तो पूर्वावलोकन लगाते रहना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। साथ में जो मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करा रही हूँ वो भी करते रहना और अपना रिवाइज करते रहना। ओके, और टेस्ट पेपर लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये रखना कि आपका रिवीजन हो रहा है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है। हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से समझना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही टॉपिक से किस तरह से अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर ध्यान देना। अब ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो ऐसे तो भाई आप पता नहीं कितने टेस्ट पेपर लगाओ, हर टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 क्वेश्चन को रटने बैठ जाएं, सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। नहीं भाई, ये गधों जैसा काम मत करना, ठीक है, ये गधों जैसा काम नहीं करना। क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने का बस ये देखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि क्वेश्चन रटने लगते हैं कि अरे ये टेस्ट पेपर रख देते हैं, ये याद करते हुए एग्जाम के दौरान इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। नहीं, इससे अच्छा आप अपना नोट्स रिवाइज करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके सामने उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन दे, किसी भी तरह से अलग अलग रूप में, अलग अलग पैटर्न में आपके सामने रख देगा तो आप कर ले जाओगे। अगर आप क्वेश्चन के माध्यम से आप सोचो कि एग्जाम की तैयारी कर ले तो गलत है। क्वेश्चन के माध्यम से, टेस्ट पेपर के माध्यम से एग्जाम की तैयारी मत करो, अपने नोट्स के माध्यम से एग्जाम की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो टेस्ट पेपर से, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं अरे हम मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, इसी में से कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा, हो जाएगा। इतना आसान होता तो हर किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता रहता, ठीक है। तो गलतफहमी में मत रहना और उल्टे सीधे लोगों के संपर्क में भी मत आना जो ये फालतू का ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैम वो ऐसा मेरा दोस्त का भाई या वैसा रिलेटिव्स कह रहे थे कि टेस्ट पेपर लगाते रहो हो जाएगा। ऐसे नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना होता है। समझने के लिए आपको अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना बेसिक जो अप्रोच है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के मध्य वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कह रहा है कि सालबाई की संधि ने इस युद्धकालीन शत्रुता को समाप्त कर दिया और आगामी 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति सुनिश्चित की। बताइए कि कौन सा कथन सही है। बताओ भाई कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जो है, इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के बीच जो है एक संधि हुई जिसे हम लोग वडगांव की संधि कहते हैं। इस वडगांव की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के दौरान। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कब ये संधि हुई थी? 1779 में, ठीक है। और सालबाई की संधि हुई थी प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के दौरान
अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है सलवाई की संधि हुई थी। इस युद्ध के दौरान जो है जो युद्धकालीन शत्रुता थी उसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि भाई आने वाले 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच शांति सुनिश्चित की जाएगी, कोई झगड़ा युद्ध नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसी सलवाई की संधि के दौरान सॉल्सेट द्वीप पर ब्रिटिश आधिपत्य की पुष्टि हुई। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप पर ब्रिटिश आधिपत्य की पुष्टि हुई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अल्बुकर्क के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उन्होंने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नीनो द कुन्हा का स्थान लिया। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने वर्ष 1510 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने गैर पुर्तगाली जहाजों के लिए परमिट यानी कार्टेज प्रणाली लागू की तथा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। बताइए कि कितने कथन आपके सही हैं, बताओ जरा। तो दोस्तों अल्बुकर्क के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि उन्होंने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नीनो द कुन्हा का स्थान लिया, तो इन्होंने नीनो द कुन्हा का स्थान नहीं लिया था बल्कि अल्मीडा का स्थान लिया था। किसका? तो अल्मीडा का स्थान लिया था, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा का। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा जो कह रहा है कि 1510 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान से नहीं बल्कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया था। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि उन्होंने गैर पुर्तगाली जहाजों के लिए कार्टेज प्रणाली लागू की थी। ठीक है, और हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है कि कार्टेज प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अल्बुकर्क के द्वारा लागू की गई थी। जो आने जाने वाली जहाजें थी उनसे ये टैक्स लिया करते थे। तो तीसरा सही है, यानी कि पूछा है कितने कथन सही है, तो जैसे कि आप लोग देखो पहला दूसरा तो गलत ही है, तीसरा सही है, यानी केवल एक कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया और इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया। बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में 1905 में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। इसमें जो है स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है कि स्वदेशी प्रस्ताव को पारित किया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। देखो दूसरा जो कह रहा है कि नरमपंथी और गरमपंथी का जो बहिष्कार आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, तो नरमपंथियों का मानना था कि जो बहिष्कार कार्यक्रम है या स्वदेशी आंदोलन है इसका विस्तार सिर्फ बंगाल में ही होना चाहिए, या ये जो बहिष्कार आंदोलन है बहिष्कार कार्यक्रम है सिर्फ बंगाल में होना चाहिए। जो गरमपंथी थे उनका मानना था कि इसका विस्तार जो है बंगाल के बाहर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया। नरमपंथियों ने नहीं बल्कि गरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया था, यानी बंगाल के बाहर भी बहिष्कार कार्यक्रम चलाने का समर्थन किया था और इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव भी पारित किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, नरमपंथी नहीं गरमपंथियों ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखो, होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है ये। तो पहला कथन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग का मुख्यालय, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय जो है पूना में था। दूसरा, एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग तिलक की लीग की तुलना में अधिक संगठित था। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि तिलक और बेसेंट ने अपने समर्थकों के बीच मतभेद से बचने के लिए कार्य क्षेत्रों का विभाजन कर आपसी समन्वय स्थापित किया था। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, चलो। तो दोस्तों अगर आपको इतना पता होता, आप लोग को पता होगा कि एनी बेसेंट
और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर में। बाल गंगाधर तिलक का जो बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल लीग का शाखाएं थी वो बहुत ही कम शाखाएं थी। ठीक है, इनका मुख्यालय पूना में था। बहुत ही कम जगहों पे इन्होंने अपनी शाखाएं स्थापित की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी शाखाएं बहुत ज्यादा थी। ठीक है, लगभग इनका पूरे भारत में इनकी शाखाएं फैली हुई थी। तो अब आप देखो, आपके पास कम लोग हो, एक ऐसा ग्रुप है मान लो ए और एक दूसरा है बी, इसके पास कम मेंबर हैं, तो ये क्या करेगा भाई, ए इजिली अपने मेंबर को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, सारे को अच्छे से संगठित कर लेगा, जो भी निर्देश देगा सबके सब आसानी से फॉलो कर लेंगे। लेकिन बी के पास बहुत सारे मेंबर है, बहुत सारे, ए की तुलना में बहुत सारे मेंबर है, तो क्या इसको ये आसानी से कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, कंट्रोल करना मुश्किल होगा, संगठित करना मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से आप बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की शाखाओं को समझ सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक की शाखाएं कम थी, तो ये इनकी जो शाखाएं कम थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा संगठित थे। ठीक है, ये अधिक संगठित थी। मेंबर कम थे तो संगठित ज्यादा, शाखाएं कम थी तो संगठित ज्यादा थे। एनी बेसेंट में क्या थी, शाखाएं बहुत ज्यादा थी, लगभग इसका विस्तार पूरे भारत में था इनके शाखाओं का, तो इस वजह से ये कम संगठित थी, तुलनात्मक तौर पे ये कम संगठित थी। ठीक है, अगर किसी को ये स्टेटमेंट सिर्फ पता होता कि दूसरा गलत है, तो इस बेसिस पे भी आप इजिली आंसर कर ले जाते। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाता ऑप्शन बी। अब चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का जो मुख्यालय था पूना में था, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग तिलक की तुलना में अधिक संगठित थी, तो तिलक की तुलना में कम संगठित थी। तिलक का जो होम रूल लीग था वो ज्यादा संगठित था, एनी बेसेंट का कम संगठित था, क्योंकि इसका जो एनी बेसेंट की जो शाखाएं थी बहुत ज्यादा थी, तो इसको संगठित करना थोड़ा मुश्किल था, लगभग पूरे भारत में इनकी शाखाएं थी। और बाल गंगाधर तिलक की कुछ कुछ जगहों पे सीमित शाखाएं थी, इस वजह से ये काफी अच्छी संगठित थी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि हाँ, तिलक और बेसेंट ने अपने समर्थकों के बीच मतभेद को कम करने के लिए, मतभेद से बचने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्रों का विभाजन किया था और विभाजन कर आपसी समन्वय स्थापित किया। तो तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथियों को इस अधिवेशन में पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया गया। दूसरा कह रहा है कि लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने केवल मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को स्वीकार किया। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथियों को इस अधिवेशन में पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 वाला, इसमें गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों आपस में विलय कर लेते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तिलक के नेतृत्व में, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने केवल मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने तक ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को स्वीकार किया था, तो ऐसा नहीं था। कोई फिक्स टाइम नहीं था कि हाँ तब तक ही हम पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। बस ये था कि जब तक भारत के आज़ाद हो जाने तक ऐसा रहेगा, बाद में नियम बनाया जाएगा इसके लिए अलग से। इस तरह का कोई बहुत ये नहीं था कि हाँ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू होगा तब तक ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा, इस तरह का कोई बात नहीं कही गई थी इस लखनऊ समझौते के दौरान। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भारत में पुर्तगालियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है पुर्तगालियों के संबंध में कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मुख्यतः समुद्री नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और भारत में क्षेत्रीय विजय से दूरी बनाए रखी। ओके, तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो देखो,
पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने समुद्री नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और भारत में क्षेत्रीय विजय से दूरी बनाई। ऐसा नहीं, क्षेत्रीय विजय से दूरी इन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि ये क्षेत्रीय विजय कर रहे थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही गोवा पर अधिकार स्थापित किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश कारखानों के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम यानी कि मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना वर्ष 1653 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसका विकास बाद में फोर्ट विलियम्स के रूप में किया गया था। फोर्ट विलियम देखो मेरे बच्चे, ये अलग है, और जो कारखाना है इससे फोर्ट विलियम का कोई संबंध नहीं है। फोर्ट विलियम का अलग कॉन्सेप्ट है। चलो, पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आपका सही है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। लेकिन दूसरा, पूर्वी भारत में इन्होंने पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया था 1633 ईस्वी में। कहाँ पर? तो हरिहरपुर और बालासोर में, न कि कलकत्ता में। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और फोर्ट विलियम के ये अलग था। ठीक है, फोर्ट विलियम में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था, तो ये अलग है। तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला, गंडमक की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंडमक की संधि ब्रिटिश गवर्नमेंट और याकूब खान के बीच हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान जो है गंडमक की संधि 1879 में हुई थी। ठीक है, इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अफगानिस्तान के अमीर को अपने विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिटिशों को काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों, गंडमक की संधि के संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि अफगानिस्तान के अमीर जो है वो अपने यहाँ विदेश नीति जो है भारत सरकार के परामर्श से ही संचालित करे, यानी किसी विदेशी राज्य से अगर ये संबंध स्थापित करना चाहता है या कोई व्यापार वाणिज्य करना चाहता है, तो इस व्यापार वाणिज्य करना चाहता है या संबंध बनाना चाहता है, तो इसके लिए अफगानिस्तान के अमीर को सरकार के ब्रिटिश सरकार से परामर्श लेनी होगी, या भारत सरकार से परामर्श करने के बाद ही जो है ऐसा कर सकता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और ब्रिटिशों को जो है काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति मिल गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि अंग्रेज कंपनी की निजी स्थिति ने त्वरित निर्णयों को संभव बनाया, जबकि राज्य नियंत्रित फ्रांसीसी कंपनी जो है नौकरशाही विलंब से बाधित थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों के विपरीत फ्रांसीसियों ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में व्यापारिक हितों को अधिक प्राथमिकता दी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक दो बार और क्वेश्चन सॉल्व कराया है। लास्ट टाइम जब मैं विजन आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व करा रही थी यूपीएससी का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी, दोनों के बीच में क्या अंतर था? तो आप लोग को पता होगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी। अब देखो, जो निजी कंपनी होता है तो उसमें बहुत जल्दी निर्णय लिया जाता है, तुरंत निर्णय। जैसे आप मान लो कि भारत में कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो क्या करेगा भाई, कोई निर्णय लेना होगा तो तुरंत अपना निर्णय ले लेगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अपने मर्जी से, अपने सुविधा के अनुसार डिसीजन लेगा। क्या प्रॉफिट लॉस का सोच करके बाकायदे उसकी एक टीम होती है जिसमें सभी जो निजी कंपनी होती है, जब उसमें कर्मचारी काम कर रहे थे तो उसके
शेयर्स के आधार पे उसको प्रॉफिट भी दिया जाता है। तो क्या होता है कि बहुत ही संगठित होती है एक निजी कंपनी, उसमें क्या होता है कि निर्णय बहुत ही सोच समझ के लिया जाता है और बहुत ही जल्दी लिया जाता है, तुरंत, वेट नहीं करना पड़ता। तो ये कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। और लेकिन आप देखेंगे जो फ्रांसीसी कंपनी थी, एक गवर्नमेंट कंपनी थी, वो सरकार नियंत्रित कंपनी थी, तो इसमें कोई भी निर्णय लेना होता था, कुछ भी, तो भाई एकदम ऊपर के अधिकारी से बात करना, फिर उत्तर आता था, फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता था या कुछ भी आदेश मांगा जाता था। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत लेट लिताफ होती थी, काम बहुत देरी से होता था। और जो प्राइवेट कंपनी थी इसमें काम बहुत तेजी से होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अंग्रेज कंपनी की निजी स्थिति ने त्वरित निर्णयों को संभव बनाया, जबकि राज्य नियंत्रित फ्रांसीसी कंपनी नौकरशाही विलंब से बाधित थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि अंग्रेजों के विपरीत फ्रांसीसियों ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में व्यापारिक हितों को अधिक प्राथमिकता दी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई। नहीं, देखो, फ्रांसीसियों ने जो है भारत में क्षेत्रीय विस्तार पर ज्यादा ध्यान दिया, क्षेत्रीय विस्तार पर तो ध्यान दिया, क्षेत्रीय विस्तार पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और अपने व्यापारिक हितों की जो है अनदेखी की। इन्होंने अपनी व्यापारिक हितों की अनदेखी करने के कारण इनकी वित्तीय स्थिति जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट आ गई। जैसे अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपने क्षेत्रीय विस्तार पर भी ध्यान दिया बराबर, और साथ में अपनी जो व्यापारिक हित थी उस पर भी प्रॉपर ध्यान दिया था। इस वजह से इनकी जो वित्तीय स्थिति थी काफ़ी सुदृढ़ थी, इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन थे, जिससे कि ये फटाफट जो भी ज़रूरतें होती थी अपना खर्च कर लेते थे। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इन्होंने अपने व्यापारिक हितों पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, इन्होंने क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान ज़्यादा दिया। ठीक है, अपने व्यापारिक हितों की अनदेखी की। तो इस वजह से आपका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें ये उल्टा कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने भारत में क्षेत्रीय विस्तार की तुलना में व्यापारिक हितों को अधिक प्राथमिकता दी। अगर इन्होंने व्यापारिक हितों की अधिक प्राथमिकता दी होती तो इनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती और आज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति थी भारत में उस टाइम शायद इनकी होती। लेकिन यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई थी, इन्होंने व्यापारिक हितों की अनदेखी की थी। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, हंटर शिक्षा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि आयोग ने सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जाए और इसे नवगठित जिला एवं नगर पालिका बोर्डों के नियंत्रण के अधीन रखा जाए। दूसरा कह रहा है कि इसका गठन 1854 के डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों, हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हंटर शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जाएगी और इसे नवगठित जिला एवं नगर पालिका बोर्डों के नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा। ठीक है, बस मेन पॉइंट ध्यान ये रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में प्रदान की जाएगी, अंग्रेजी भाषा में नहीं। ये सिफारिश की थी हंटर शिक्षा आयोग ने। तो पहला स्टेटमेंट सही है और इसका गठन जो है 1854 के डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था कि भाई देखो कि भारत में शिक्षा की प्रगति हुई है या नहीं हुई है, क्या सुधार हुआ है या क्या सुधार करना बाकी है, इसकी समीक्षा करो तुम। तो ये जिम्मेदारी दी गई थी हंटर शिक्षा आयोग को। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है आप लोग देखेंगे 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? कमेंट बॉक्स में आप बताना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, गंगा घाटी वाले रीजन में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। इसमें क्या था, इसका पहला स्टेटमेंट देखो तो राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पे दो या दो से अधिक गांव पर अधिकार रख सकता था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो,
निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल अकर्मण्यता की नीति शुरू की थी? तो कुशल अकर्मण्यता, जिसे हम लोग कहते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी अफगानिस्तान के प्रति? तो लॉर्ड लॉरेंस द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मेरी आवाज जो है नाना पाटेकर जैसी बनती जा रही है। तो अब मेरी आवाज जो है एकदम नाना पाटेकर जैसी बनती जा रही है। अब आप लोग धीरे धीरे भागने लगेंगे, डरने लगेंगे, अरे मैम की आवाज कैसी हो गई है। बस अब जल्द ही क्लास खत्म होने जा रही है। 96 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्बोयना घटना यानी 1623 ईस्वी में अम्बोयना घटना हुई थी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन कह रहा है कि नरसंहार आधुनिक इंडोनेशिया में किसी स्थान पर हुआ था। इंडोनेशिया में किसी स्थान पर यानी इंडोनेशिया के किसी स्थान पर यह अम्बोयना घटना हुई थी, ये एक नरसंहार था, ठीक है। दूसरा इसमें कह रहा है कि इसमें केवल डच और अंग्रेज हताहत हुए थे। तीसरा कह रहा है कि इसने अंग्रेजों और डचों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदता को और अधिक बढ़ा दिया था। बताओ कि कौन सा कथन सही है। बताओ भैया, कौन सा प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, कौन सा है बताइए। देखो अम्बोयाना घटना जो है इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि इसमें केवल डच और अंग्रेज ही हताहत हुए थे, नहीं, जापानी भी थे इसमें। जापान के कुछ लोग भी इस अम्बोयाना घटना के द्वारा प्रताड़ित हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी। और डच और अंग्रेज तो थे ही शामिल, तो केवल डच और अंग्रेज हताहत नहीं हुए थे, ठीक है, जापानी भी थे इसमें शामिल। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो, तो अंग्रेजों और डचों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदता को और अधिक इसने बढ़ा दिया था, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगर आप लोग इसका नहीं भी पढ़े होते हैं ना, अगर आप इसको नहीं भी पढ़े होते कभी, तो केवल शब्द यहाँ पे देखो, कभी कभी आपके सामने रखा रहता है, सामने क्वेश्चन थाली में परोस करके, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। केवल शब्द दिया है, मैंने बोला है अक्सर स्टेटमेंट जो केवल शब्द दे दे तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है, तो दूसरा गलत मान लेते तो ये एलिमिनेट कर दो, डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता। चलो अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मैसूर युद्धों ने स्थानीय शक्तियों की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन के रणनीतिक महत्व को प्रतिबिंबित किया। दूसरा कह रहा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और हथियारों के माध्यम से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। अच्छा, तीसरा भी स्टेटमेंट दिया है। तीसरा कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया और यह अंग्रेजों के लिए एक कूटनीतिक पराजय थी। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताओ कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पे तीसरा वाला कथन देख लो एक बार, फिर हम लोग उस पेज पे जाएंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान नहीं हुई थी, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिससे कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति को चिन्हित नहीं करता है, बल्कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति को चिन्हित करता है। और अंग्रेजों के लिए यह अंग्रेजों के लिए एक कूटनीतिक पराजय थी। ये गलत है स्टेटमेंट, तो तीसरा गलत हो गया और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा में से केवल एक ही कथन सही है, ठीक है, यानी कि सिर्फ दूसरा वाला कथन सही है, तीसरा तो गलत था तथा वह कथन एक की व्याख्या करता है। चलो अगला देखो 98। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ, अच्छा। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पारंपरिक दस्तकारी उद्योग को नुकसान हुआ, अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तीसरा कह रहा है कि नई राजस्व प्रणालियों ने
कई क्षेत्रों में भू स्वामित्व संरचना को बदल दिया। ओके, बताइए कि कौन सा कथन सही है। अच्छा, एक बात बताओ, हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां रही हैं, हमेशा वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से काम करते थे। भारत के रॉ मटेरियल्स को अपने देश में ले जाते थे, ब्रिटेन में जो है उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करके अलग अलग वस्तुएं बनाते थे, फिर उन वस्तुओं को ला करके भारत को एक बाजार के रूप में वो देखते थे, भारत को एक बाजार के रूप में देखते थे। तो अपनी जो विनिर्मित वस्तुएं थे अंग्रेजों की, वो उन विनिर्मित वस्तुओं को भारत में बेचते थे। अब भाई भारत में जो वस्तुएं उत्पादित होती थी, तो वो परंपरागत रूप से जो उनका तरीका था बनाने का, उत्पादित करने का, या जो दस्तकारी उद्योग थे, उन्हीं के माध्यम से ये वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो भारत की जो वस्तुएं होती थी ना, भारत के लोगों द्वारा जो बनाई जाती तो वो महंगी होती थी अंग्रेजों की अपेक्षा। अंग्रेज क्या करते, अपनी वस्तुओं को भारत में भाई मशीनों से वो बनाते थे, तो उनका जो लागत था कम होता था, तो भारत में ये सस्ते दाम पे बेचते थे। तो भारत में सस्ते दाम के बेचने की वजह से लोग क्या करते थे भाई, ये सस्ती वस्तुओं को खरीदते थे। इस वजह से भारत की जो परंपरागत उद्योग था वो नष्ट होने लगा था, क्योंकि भारतीयों द्वारा जो परंपरागत उद्योग से जो बनाई गई वस्तुएं होती थी महंगी होती थी, कोई खरीदता नहीं था भाई, कोई खरीदता नहीं था तो कोई बनाएगा फिर क्यों, कोई नहीं बनाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पारंपरिक दस्तकारी उद्योग थी वो नष्ट होने लगा था। इससे अब बताओ, इससे क्या भारतीय व्यापारियों को लाभ होगा? बताओ, लाभ नहीं बल्कि हानि हुई। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है भाई ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण पारंपरिक दस्तकारी उद्योगों को नुकसान हुआ, तो बिल्कुल नुकसान हुआ था। और तीसरा देखो, तो नई राजस्व प्रणालियों ने कई क्षेत्रों में भू स्वामित्व संरचना को बदल दिया था। भाई देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग राजस्व नीतियां, जैसे कहीं पे स्थायी बंदोबस्त लाए गए, कहीं पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, कहीं पे महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई, तो कहीं पे स्थायी बंदोबस्त के तहत देखें तो जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, तो कहीं पे डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट किया गया, तो किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया था, तो कहीं पे जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। तो इससे अलग अलग क्षेत्रों पे, कई क्षेत्रों में देखेंगे आप लोग, भूमि स्वामित्व संरचना को बदल दिया गया था नई राजस्व प्रणालियों के माध्यम से। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजी सेना का वर्चस्व स्थापित किया। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी पर नियंत्रण प्रदान किया। आप लोग को ध्यान होगा कि अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी पर नियंत्रण प्रदान किया था 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के दौरान। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी पर नियंत्रण प्रदान किया गया था। तो तीसरा तो गलत है, प्लासी के युद्ध के दौरान ऐसा नहीं हुआ था, बक्सर के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, आप लोग अगर इतना ही पता होता तो तीसरा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 1 और 2 कथन सही है, पहला और दूसरा। ठीक है, चलो अगला देखो। आप लोग को मैं इतनी सारी ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या मतलब, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसा ट्रिक बताते हैं बिना किसी लॉजिक के। जब बिना किसी लॉजिक का ट्रिक बताया जाएगा, देखो हमेशा वो एग्जाम में आप भूलोगे और एग्जाम में उसकी वजह से और ज़्यादा गलतियाँ करके आओगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीखोगे तो वो ज़्यादा लाभदायी होगा आप लोगों के लिए। आप लोग देखेंगे एग्जाम के पहले जब प्रीलिम्स का एग्जाम होने को रहता है ना, यूपीएससी प्री का, तो उसके पहले आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आते हैं और लाखों में व्यूज, भाई लाखों में व्यूज होते हैं। और ऐसे ऐसे बकलोल बच्चे भी होते हैं उसमें कमेंट करने वाले, अरे सर आपने तो बहुत अच्छा बता दिया सर, मेरा तो हो जाएगा फलाना ढिमकाना। ऐसा होना होता तो पता नहीं कितनों का हो जाता। ठीक है, न जाने कितने बच्चे जो सीरियसली पढ़ते हैं उनका तक नहीं होता है। आप लोग ये अरे गहरे ट्रिक के चक्कर में कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। देखो ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ये सब वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा एग्जाम के दौरान, वरना जो आता रहेगा ना वो भी गलत करके चले आओगे। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो प्रॉपर प्रैक्टिस करता रहता है ना, वो एग्जामिनर के माइंड को समझ लेता है कि हाँ वो कि कहाँ पे किस तरह के स्टेटमेंट को गलत करेगा या कहाँ पे कैसा स्टेटमेंट गलत होगा, वो
लगातार जब आप 100-150 टेस्ट पेपर लगाओगे तब ये आपके अंदर ये क्वालिटी विकसित होगी। डायरेक्ट वहाँ पे बस 1-2 चीज़ें बता दिया और हाँ ये ट्रिक है, ये इस तरह अगर स्टेटमेंट में ऐसा दे देगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले जाओगे, डायरेक्ट माइनस में हो जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। चलो क्वेश्चन पे आओ, ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अब मेरा भी आवाज नाना पाटेकर जैसा बनते जा रहा है। चलो, 18वीं शताब्दी के भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि मुगल सत्ता के पतन के बाद निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अवध राज्य की स्थापना सआदत खान ने की थी। तीसरा कह रहा है कि मराठों ने पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो भाई भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के संदर्भ में ये तीनों ही कथन सही है। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी, मुगल सत्ता जब पतन हो गया था तो अवध राज्य की स्थापना सआदत खान ने की थी, मराठों ने जो है पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो तीनों कथन सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक है, अब बच्चा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एकदम खुशी से करना। कहीं भी कमेंट डाउट हो तो एकदम खुशी से अपना डाउट लिखना कि मैडम हमको ये वाला फलाना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज़ हमको समझाओ। ठीक है, मुझे ज़रूरत लगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगी, समझा दूंगी कि ये इसका आंसर होगा, या फिर अगर मुझे लगेगा कि आपको कमेंट में समझा देना चाहिए तो मैं अपने भाषा में आपके ही क्वेश्चन के आंसर के नीचे मैं आंसर बता दूंगी। आपके सभी कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करती हूँ, तो कमेंट करना, बेझिझक कमेंट करना, आपके हर कमेंट का स्वागत रहेगा। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी लगता है मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही है तो भी बोलना। ठीक है, मैं सुधार करूँगी अपने में, बस बोलना मेरे बच्चे, जितने लोग जुड़े हो बोलना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, अपने सेहत का ध्यान रखना।